आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। देखिए, हरियाणा के जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पीछे ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। उसमें हरियाणा के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसमें काफ़ी बदलाव अब की बार आपको देखा होगा कि जो हिंदी विषय है उसकी मैं बात करूंगा। खास करके हिंदी विषय में जो अक्सर जो ग्राम सचिव या उनके जो पेपर होते हैं, हरियाणा पुलिस का है, पटवारी का है, जो कोई भी हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें अक्सर जो हिंदी है काफ़ी आसान आती है, जिसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाते हैं। तो इस बार जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी है वो काफ़ी मुश्किल आई थी, जिसमें लगभग साहित्य के क्वेश्चन चारों ही शिफ्टों में पूछे गए थे। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट जो 2 दिन पेपर हुआ था उसमें लगभग क्वेश्चन है वो मैं कहूँ 90% जो क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य से संबंधित आए थे। तो इसी प्रकार आगे के जो एग्ज़ाम होने हैं कुछ दिन बाद में, तो उसमें भी लगभग हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा का जो एग्ज़ाम है हो सकता है, देखो अगर ना आए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जो व्याकरण थोड़ा समझना है, क्योंकि हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें हिंदी के लगभग 7-8 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं और कई बार 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन ये स्कोरिंग पार्ट ज़रूर रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो लगभग आ रहे हैं, तो उनसे संबंधित कुछ एक टॉपिक लेकर के हम प्रयास करेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जो साहित्य से संबंधित जो टॉपिक है, व्याकरण लगभग आपने कवर कर ही ली होगी लगभग, और व्याकरण की वीडियो भी हमने बनाए हैं। तो अब साहित्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग पॉसिबिलिटी रहती है कि आ सकते हैं आने वाले हरियाणा के एग्जाम्स में, तो उनसे संबंधित जो हम कुछ एक टॉपिक आपको करवाने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि वो आपके आने वाले एग्जाम्स को में आपका जो स्कोर है उसको बढ़ाने में सहायता करे। तो अगर आप किसी भी अन्य टॉपिक से संबंधित उम्मीद रखते हो कि हमें वो टॉपिक ज़्यादा आने की उम्मीद है, हिंदी साहित्य से संबंधित खासकर मैं बात करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का जो हमारा टॉपिक है, जो हिंदी के जो महाकाव्य हैं उनसे संबंधित हम बात करेंगे। बिल्कुल छोटा सा वीडियो रहेगा और ज़्यादा इसमें बात आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। वैसे तो ये हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट विषय से संबंधित टॉपिक है, जो काफ़ी डीप टॉपिक, गहरा जिसको कह सकते हैं, लेकिन क्या करें भी हरियाणा के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ज़्यादा मतलब इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे आप हरियाणा जीके पढ़ते हो, इंडिया जीके पढ़ते हो, वैसे ही एक तरह से ये जीके बन गई या इतिहास बन गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास कह लीजिए, जिससे संबंधित वो क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो है वो यूज़फुल रहेगी। इसमें देखिए, हिंदी साहित्य के संबंधित अगर बात करें तो एक टॉपिक है हिंदी महाकाव्य का। इससे संबंधित क्वेश्चन है ग्राम सचिव के पेपर में आए भी थे। तो मैं सिर्फ जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो महाकाव्य हैं सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेंगे और आप जैसे कमेंट करोगे, हो सकता है आपके कमेंट से ही वो वीडियो हम टॉपिक है उठा लें। तो हिंदी महाकाव्य, महाकाव्य का सबसे पहले मतलब हमें पता होना चाहिए। महाकाव्य और काव्य दो चीज़ होती है। काव्य का मतलब कविता से लेते हैं, जो हम अक्सर क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है। और महाकाव्य उसका ही बड़ा रूप होता है, विस्तृत रूप होता है, ठीक है, और बहुत व्यापक होता है, ग्रंथ जिसको कह सकते हैं उसी टाइप में होता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, ये महाकाव्य हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदी के महाकाव्यों की, क्योंकि देखो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन है वो, या कोई अन्य लैंग्वेज जैसे तमिल है, संस्कृत है, इनसे जुड़े हुए जो महाकाव्य हैं उनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके जो एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड है वो जो क्वेश्चन है वो उन्हीं से संबंधित आते हैं। और आपने हिस्ट्री में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो उसमें भी क्वेश्चनों का जिक्र आता है, लेकिन थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद्रवरदाई ने की है। आपको लगभग इसके बारे में पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी। चंद्रवरदाई ने कब किया था? विक्रमी संवत 1400 में किया था इसको। अब देखिए, विक्रमी संवत और सन में फ़र्क क्या होता है। विक्रमी जो संवत है ना, वो हमारे जो ईस्वी चल रही है, सन चल रहा है, उससे 57 ईयर्स आगे का होता है, यानी 57 साल का फ़र्क होता है संवत और सन के अंदर। यानी प्लस अगर सन कहीं मिल जाए और उसको आपको विक्रमी संवत में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 57 आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर बात करें पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई की, तो इसमें विक्रमी संवत 1400 में ये लिखा गया था, और अगर सन की बात करें 1457 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सन आपके एग्जाम में ना पूछे, आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी, ठीक है। दूसरी बात इसमें है, इसमें 69 सर्ग है,
ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो आप इसको सिर्फ एक बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, या अपनी नोटबुक में नोट कर लिए। सिर्फ 10-15 बातें हैं, आपको हिंदी महाकाव्य का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 59 सर्ग है। सर्ग का मतलब है, इसमें जैसे यूनिट होती है ना बुक में, इकाइयाँ होती है, वैसे ही जो महाकाव्य था चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो, इसमें 69 सर्ग थे। यूनिट थी कह लीजिए, इकाइयाँ कह लीजिए, लेकिन इसका सही जो इसका मीनिंग है सर्ग है वो सर्ग ही रहेगा। इसको हम और चीज़ों में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते, तो इसको सर्ग ही कह सकते हैं। यानी यूनिट समझने की भाषा में समझ सकते हो कि यूनिट है ये। तो 69 सर्ग है। दूसरी बात इसमें ये है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर ये पूछ ले हिंदी भाषा का, देखिए आपको हिंदी शब्द जरूर रखना है याद में, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, संस्कृत का नहीं है, तमिल का नहीं है, ठीक है। तो हिंदी अगर भाषा का बात आती है तो ही ये, अगर आपको इसका उत्तर देना है भी, हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का। और इसको शुरू लिखना तो आरंभ तो किया था चंद्रवरदायी ने, लेकिन इसको खत्म किया था चंद के जो पुत्र हैं, उसका जो नाम है वो जलहण है। तो जलहण ने इनको है वो मतलब लास्ट में इसको अंतिम रूप दिया था। चंद के पुत्र जलहण, चंद के पुत्र है वो जलहण है, जलहण ने इसको अंतिम रूप दिया, इसको पूरा किया था, ठीक है। लिखना आरंभ किया था चंद्रवरदायी ने, और चंद के जो पुत्र हैं जलहण, उन्होंने ही इसको, चंद का मतलब चंद्रवरदायी से ही लिया गया है भाई, कोई और नहीं है। तो चंद के पुत्र जलहण ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो 1400 विक्रमी संवत है, सन की बात करें 1457 हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 69 इसमें सर्ग है, 69 है। वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। यानी जितने भी पृथ्वीराज रासो है या रासो जो काव्य हैं, रासो काव्य इनको बोलते हैं, तो रासो काव्य जितने भी थे उसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। यानी वीर रस की ओत प्रोत जो कविताएं हैं ये आदिकाल में लगभग लिखे गए थे। तो आदिकाल की रचनाएं हैं उनको वीर काव्य या वीर गाथा काल भी उसको कहा जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो हम, तो वीर रस की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदायी ने। इसमें सर्ग कितने हैं? 69। इसको पूरा किसने किया था? अंतिम रूप किसने दिया था? चंद के पुत्र जलहण ने। इसको शुरू किसने किया था? चंद्रवरदायी ने। तो 4-5 बातें आपको याद रखनी है, इतना ही इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। और मुख्य बात इसमें यही है कि ये वीर रस से रचित काव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम है और वीर रस का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। अब ये बात होगी इसकी पृथ्वीराज रासो की। नेक्स्ट पे चलते हैं पद्मावत पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में, इससे रिलेटेड पूछा गया था। तो पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और ये सूफी काव्य है, सूफी काव्य है। जैसे ये वीर काव्य है, वीर काव्य है, वैसे ये सूफी काव्य है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत थे और इनकी रचना है किसकी? पद्मावत की रचना है 1540 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1540 में। इसमें खंड कितने हैं? जैसे इसमें 69 सर्ग थे वैसे ही इसमें 59 क्या है? खंड है, खंड है, ठीक है। यूनिट है, इकाइयां समझने के लिए वही बात है, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो। तो इसको समझने के लिए इसमें क्या है? 50। इसमें क्यों ऑप्शन अगर वैसे आएगा नहीं, मुझे उम्मीद है कि हिंदी से संबंधित पार्ट में नहीं आएगा। अगर जीके वाले पार्ट में आपके पूछ लेते हैं या कोई और एग्जाम में आ जाती है तो 57 खंड है, 57 सर्ग है, 57 कांड है, इस तरह से कोई बात आ सकती है। तो आपको सिर्फ खंड नाम याद रखना है। किससे संबंधित है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत कृत जो रचना है उससे संबंधित है। 57 खंड है इसमें। और सूफी परंपरा का ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूफी परंपरा का क्या है? प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है। और सूफी जो संत थे वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे, इस्लाम धर्म से संप्रदाय या संबंध रखते थे। तो सूफी परंपरा का प्रसिद्ध ये महाकाव्य है। और जो पद्मावत की भाषा की अगर बात करें तो उनकी भाषा थी अवधी रही है। कौन सी भाषा रही है? अवधी भाषा है। किसकी? पद्मावत रचना की। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। और इसकी अगर चौपाई और दोहा शैली की बात करें तो इस रचना में लगभग जो रचना इसकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी दोहा और चौपाई शैली में, अगर छंद की बात करें तो दोहा और चौपाई शैली में इसको लिखा गया है। और इसमें 653 यानी 653 दोहे हैं। इतना गहराई में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इतनी बात याद रख ले। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, 1540 में की थी। 57 इसमें खंड है, सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसकी भाषा है वो अवधी है, ठीक है। और अगर वैसे याद रखो तो 653 इसमें दोहे हैं और दोहा और चौपाई शैली में इसको लिखा गया है, अगर छंद कौन सा यूज किया गया है तो, ठीक है। तो ये बात है पद्मावत की, ठीक है। ये भी काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रामचरितमानस की। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, रामचरितमानस की, ठीक है।
तो रामचरितमानस की रचना आपको पता है तुलसीदास जी ने की थी, और इसमें नाम से स्पष्ट है राम के चरित्र, चरित्र का मतलब चरित्र, करेक्टर, राम के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो संपूर्ण है वो राम काव्य पर आधारित है, और रामचरित्र, राम के चरित्र का, राम के जो साथ में जैसे भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, जितने भी उनके साथ थे, राम के पूरे करेक्टर को उभारा गया है, पूरे करेक्टर को उनको दिखाया गया है। इसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात अभी, कब रचना हुई थी? 1574 में। किसकी? रामचरितमानस की। किसने की थी? तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। इसमें 7 कांड है भी, ये बात ध्यान रख। एक बात पहले, इस कांड की बात बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। कब की थी? 1574 में। अब देखो, तुलसीदास ने इसकी जो रचना है वो शुरू कब की थी? 1574 में इसको काम कंप्लीट हो गया था। शुरू की थी इसको रामनवमी का दिन था। ठीक है, कब था? रामनवमी का दिन था और मंगलवार था भाई। ठीक है, रामनवमी तिथि की अगर बात करें, रामनवमी और मंगलवार का जो दिन है उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी हो सकता है जीके में या कहीं आपसे और पूछ ले। रामचरितमानस की रचना की शुरुआत है वो रामनवमी मंगलवार के दिन की गई थी। ठीक है, और इसको जो लिखने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। किसको? रामचरितमानस की रचना पूरी करने में तुलसीदास जी को। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी अवधी भाषा। किसकी भाषा थी? रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा। किसमें लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब कांड की बात करते हैं। इसमें कितने कांड थे? 7। जैसे इसमें सर्ग आए, खंड आए, वैसे इसमें कांड है, और ये तो आपने रामायण में पढ़ा होगा। ठीक है, 7 कांड थे। कौन कौन से कांड थे भी? अगर इसकी बात करें तो इसमें एक ट्रिक से मैं आपको बता देता हूं। यहां आप में लिख लीजिए, बालक अयोध्या का, बालक अयोध्या का अरण्य की सुंदर लंका पर उतरा। तो इसमें 7 कांड इसमें आ गए हैं। ठीक है, 7 कांड। अगर क्रम से पूछ लेने की बात आती है तो इसमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, लास्ट कौन सा आएगा? पहला और लास्ट पूछ सकते हैं कई बार। तो इसमें पहला है बालकांड, बालक से मतलब बालकांड पहला है। दूसरा है अयोध्या कांड। ठीक है, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और लास्ट में उत्तरकांड। ये 7 कांड है। पहला आप याद रख लो बालकांड है, अंतिम है उत्तरकांड। ठीक है, 2 याद रख लो, बहुत है। टोटल 7 थे। पहला है बालकांड, दूसरा है लास्ट है उत्तरकांड। बालक अयोध्या का अरण्य की सुंदर लंका पर उतरा। ये ट्रिक से इसकी याद कर सकते हो आप। पहला याद रख लो बालकांड, और लास्ट में है उत्तरकांड। 2 बहुत है, याद रख लो। 7 इसमें टोटल आपके कांड हो गए। ठीक है, सर्ग कांड ये यूनिट है, इकाइयां हैं, पार्ट में बांटा गया है पूरे ग्रंथ को, पूरे महाकाव्य को। ठीक है, तो ये थी रामचरितमानस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, आगे है चौथा है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचरितमानस की अगर बात करें, रामचंद्रिका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका दोनों सेम नाम है। इसमें भी रामचंद्रिका में भी राम के चरित्र को दिखाया गया है। ठीक है, इसके जो रचयिता कौन थे? आचार्य केशवदास जी थे। केशवदास थे। कौन थे? केशवदास। आचार्य नाम याद ना रखो तो, लेकिन केशवदास नाम है वो जरूर याद रखना है। कौन थे? रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी थे। अब केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना कब की थी? 1601 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी? 1601 ईस्वी में। इसमें 39 प्रकाश है। वही प्रकाश फिर चेंज हो गया, यहाँ पे कांड, खंड, सर्ग, यहाँ प्रकाश आ गया। तो इसमें 39 प्रकाश थे, 39 प्रकाश थे। ठीक है, इसमें 1717 छंद थे भी टोटल। कितने छंद थे? 1717 छंद थे। भाषा थी इसकी संस्कृत प्रधान, ब्रज भाषा थी। संस्कृत की प्रधानता थी और ब्रज भाषा से युक्त ये रचना थी। कौन सी? रामचंद्रिका केशवदास की, और नाम से स्पष्ट है राम के चरित्र पर आधारित थी। ठीक है, अगला है साकेत के बारे में बात करें। साकेत ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। साकेत नाम, और अगली है प्रिय परिवास। इसमें आपको पहली इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी भी इंपॉर्टेंट है, और 5वीं साकेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत की रचना है मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। इसको दद्दा के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को क्या नाम जानते हैं? दद्दा के नाम से भी प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत रचना का नाम है, महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें, और इसका जो प्रकाशन है वो प्रथम प्रकाशन आया था 1932 ईस्वी में। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत का जो प्रथम प्रकाशन आया था, पहला जो एडिशन था वो 1932 में आया था और 1932 में ही इसी रचना को मांगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी मैथिली शरण गुप्त को 1932 में साकेत के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मांगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। ठीक है, मांगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। और इसमें सर्ग की संख्या कितनी है? इसमें सर्गों की संख्या है वो 12 रखी गई है। कितने सर्ग है इसमें? 12 सर्ग हैं। ठीक है, और राम कथा पर आधारित है। ये भी किसके आधारित है? राम कथा पर आधारित है। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है, इसमें जो इस कहानी महाकाव्य का केंद्र है ना, वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को रखा गया है। ठीक है, और ये पूछ ले महाकाव्य का केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु कौन है? उर्मिला है। लक्ष्मण की जो पत्नी है वो उर्मिला है। और ये वीर्य काव्य है। वीर्य काव्य का मतलब है वियोग में मतलब एक तरह से जो कहानी है वो रखी गई है। इसमें उर्मिला के वीर्य की कहानी रखी गई है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनके साथ लक्ष्मण भी तैयार हो गए थे जाने के लिए, और काफ़ी हट करने के बाद भी या राम के मना करने के बाद भी लक्ष्मण नहीं माने, और अंत में जो लक्ष्मण है वो राम के साथ वनवास में चले गए थे और उनके साथ 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे। और जो उनका जो पारिवारिक जीवन था, सीता तो राम के साथ चली गई थी, लेकिन जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है तो वो भी एक प्रकार से वन में जाने के लिए तैयार हो गई थी, लक्ष्मण के साथ थे। लेकिन लक्ष्मण ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि आप अयोध्या में रह करके अपने हमारे माता पिता की वो सेवा करें और उनको इस बात का आभास न होने दें कि हम आपसे दूर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पीछे की जो कहानी है, लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला का जो विरह है, वियोग है, 14 वर्ष का वनवास का जो समय था, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसके आधार पर उर्मिला के विरह की जो कहानी है वो किस में कही गई है? साकेत में। ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी जो कहानी है लक्ष्मण की जो उर्मिला के जो विरह की कहानी है वो किस में रखी गई है? साकेत में रखी गई है। और राम कथा पर आधारित है भी। इसमें सभी पात्रों का वर्णन जरूर है, लेकिन जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो कौन है? उर्मिला है। और वो कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। तो इतना बहुत है इसके बारे में। आगे है प्रिया परिवास की अगर बात करते हैं हम, एक मिनट भी थोड़े से लाइट की हमारी व्यवस्था हो गई, थोड़ी सी कर लेते हैं मिनट। चलिए फिर से शुरू करते हैं। अभी अगला है प्रिय परिवास। ठीक है, प्रिय परिवास रचना का नाम है प्रिय परिवास। ये भी महाकाव्य था और इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद की इनको उपाधि मिली हुई थी। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले, एक देखो उपनाम का क्वेश्चन भी आया हुआ था। नाथुराम शर्मा शंकर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है वो इनके उपनाम से मिले थे। इनके उपनाम की वीडियो भी हम बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनेगी। तो इसमें बात करते हैं प्रिय परिवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद इसका उपनाम था। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय परिवास का रचना काल है वो 1909 से 1913 था। यानी 1909 में शुरू किया, 1913 में इसको पूरा किया गया था। और इसको ये पूछ ले भी इसका रचनाकाल अगर सन की बात करें तो 1913 इसका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि 1913 में इसको पूरा किया गया था। ठीक है, और ये खड़ी बोली का एक अलग क्वेश्चन बनता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय परिवास है। कौन सा है? जैसे ये ब्रज भाषा थी, अवधी भाषा थी, हिंदी भाषा है, वैसे ही खड़ी बोली एक भाषा है, बोली है। और इसमें रचना देखिए, बोली और भाषा में थोड़ा फर्क होता है। बोली बोलचाल की भाषा होती है, जबकि भाषा जो है वो उसमें लेखन कार्य शुरू हो जाता है। मतलब बोलचाल के साथ साथ जब भाषा अपनी व्यापक रूप ले लेता है, विस्तृत रूप ले लेता है और उसमें शब्द भंडार की वृद्धि हो जाती है, तब जो बोली है वो भाषा का रूप ले लेती है। जब लेखन कार्य, सीधी बात है, लेखन कार्य जिसमें होने लगे वो भाषा, लैंग्वेज है। ठीक है, तो खड़ी बोली में जब मतलब लेखन कार्य हुआ है, प्रिय परिवास रखा गया, इसको भाषा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोली नाम दिया लेकिन अब भाषा है ये, तो खड़ी बोली इसका नाम है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय परिवास है। किसके द्वारा लिखा गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। कब लिखा गया था? 1909 से 1913 में, या 1913 में। ठीक है, इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17 इसमें सर्ग है। कितने सर्ग है इसमें? 17 इसमें सर्ग है। और ये भी वीर्य काव्य था। भी क्या था? वीर्य काव्य था। और इसमें किसके वीर्य वेदना का वर्णन किया गया था? तो इसके जैसे इसमें उर्मिला का वर्णन था, उर्मिला इसमें केंद्र बिंदु था। जो प्रिय परिवास है ना, इसमें भगवान श्री कृष्ण और जो देवी राधा है उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो वीर्य काव्य थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें जो राधा का जो वीर्य का वर्णन किया गया, उसमें राधा बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ी, उसकी जो व्याकुलता है वो इतनी नहीं बढ़ी,
उसमें जो राधा का रूप दिखाया गया है वो लोक कल्याण का रूप दिखाया गया है, बिल्कुल ही उसमें मतलब वो किसी प्रकार से उसमें पागल नहीं है उसकी मतलब विरह में, बल्कि राधा का जो वास्तविक रूप है उसको एक देवी के रूप में वहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो उनको ईश्वर के रूप में नहीं दर्शा करके बल्कि एक महान पुरुष महापुरुष के रूप में उस काव्य में दर्शाया गया है। इसमें किसका चरित्र का वर्णन है? राधा और कृष्ण का। राधा को देवी के रूप में कह सकते हो, ठीक है। और इसमें राधा का जो विरह है वो कमजोर नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि लोक कल्याण की भावना से ग्रस्त ये इसमें उनकी विरह है। और दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण है उसको ईश्वर के रूप में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि क्या दर्शाया गया है? महान पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। और राधा को देवी के रूप में इसमें चित्रित किया गया है प्रिय परिवास में, ठीक है। इसमें दो बातें मुख्य हैं, रचनाकार इसका सन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और वीर काव्य है। और किसका वर्णन है? राधा और कृष्ण का, प्रिय प्रवास, ठीक है। यह नाम से स्पष्ट है, प्रिय का प्रवास हो जाना, दूर चला जाना, तो यहाँ उसका वर्णन किया गया है। आगे है कृष्णायन की रचना। कृष्णायन भी एक महाकाव्य है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया था। कब कृष्णायन रचना का नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्र, इसके रचनाकार हैं। 1942 में ये लिखा गया था, ठीक है। आधुनिक काल का ये आधुनिक काल का महाकाव्य है। कौन सा है? कृष्णायन, ठीक है। और 1942 में इसको लिखा गया था। इन्होंने इस महाकाव्य की रचना है वो जेल में की थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए इनमें से किस साहित्यकार ने रचना है वो जेल में की, या कृष्णायन की रचना किसने की? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। कहाँ बैठ करके की? तो जेल में इन्होंने इस जो महाकाव्य की रचना है वो जेल में रह करके की है, ये अलग इसमें बात है, ठीक है। और आधुनिक काल का ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगली बात करें कामायनी। कामायनी काफी इंपॉर्टेंट महाकाव्य भी किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, और ये तो आपने सुना भी होगा, कामायनी है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। इसकी रचना है 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। कामायनी नाम याद रह जाएगा आपको, जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। इसमें सरग कितने हैं? 15 सरग है। देखिए हिंदी के जो विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी और ये पूरी वीडियो भी, ठीक है। तो 15 इसमें सरग है। एस्टेट वाले भी इसमें ध्यान रखें, फिर सब्जेक्ट वाले इसमें खास करके अगर कोई सब्जेक्ट का छात्र है, हिंदी विषय से अगर परीक्षा दे रहा है किसी भी दृष्टि से, तो 15 इसमें सर्ग है। तो सर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेट में तो बहुत बार आता है। पीजीटी हिंदी का जो एग्जाम होता है स्टेट का, उसमें भी बहुत बार आता है। हो सकता है ये क्वेश्चन है वो हरियाणा वाले एग्जाम में, पता नहीं वो क्या दे दे, भी भरोसा नहीं है हरियाणा वालों का। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं भी सिलेबस फिक्स नहीं है। और कितनी भी हम तैयारी करें, कई बार ये होता है भी हम मतलब साल पढ़ लेते हैं, पूरी बुकें छान लेते हैं, लेकिन अंत में हाथ हमें निराशा लग जाती है। तो ये हरियाणा का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है ना, इसमें कह तो देते हैं भी हिंदी आएगी, वैसे हमें हिंदी आसान लगती है, लेकिन जब पेपर में आती है ना, जैसे ग्राम सचिव वाले पेपर में आया था, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, महीनों सालों से लगे हुए थे, और उन्होंने जीके पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हिंदी के जब क्वेश्चन देखे ना, कहाँ अनुमान लगाएगा भी बच्चा कौन क्या चीज़ पढ़नी। हिंदी तो इतनी है, ये आदिकाल से चली आ रही है। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से हमारा इतिहास है हिंदी का, तब से लेकर के आज तक पता नहीं कितनी रचना है, कहाँ याद करेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी भी नहीं याद कर पाते। तो एक ग्राम सचिव का जो पेपर है उसका क्या लेवल है और किस तरह की हिंदी उसमें आई थी, बड़ी मतलब निंदनीय बात है वैसे विभाग के द्वारा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मुश्किल पूछ ले, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि लगभग हरियाणा के जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें व्याकरण आती है, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न है वो मतलब बहुत ही ऐसे दुखदायी होते हैं जब हम तैयारी करते हैं खास करके। तो 1942 में आगे चले गए हम। कामायनी की अगर बात करते हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना महाकाव्य है, प्रसिद्ध रचना भी है, ठीक है। 1961 में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। सन बहुत ही कम चांस है पूछने की, ये थोड़ा सा मैं लिख इसे दिया ताकि आपको कहीं पूछ ले या कोई सब्जेक्ट का विद्यार्थी छात्र इसको देख रहा हो। देखिए इसमें जो मुख्य विषय क्या थी, राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान ये रचना थी। राष्ट्रवाद की जो भावना इसमें प्रबल रखी गई है और वीर रस प्रधान ये रचना है। कौन सी? कामायनी रचना है, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य का काव्य इसको कहा गया। किसका काव्य कहा गया है? प्रेम और सौंदर्य का इसमें काव्य कहा गया है। इसमें 15 जो आपके मैंने हाँ गलत पढ़ दिया अभी, तभी तो बहुत सोचूं। इसमें जो पहला हम दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। कामायनी जो आपकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा है। 1936 में इसकी रचना हुई थी। 1936 में इसकी रचना हुई थी। 15 इसमें जो सरग है
15 इसमें क्या है, मुख्य सर्ग है, और पहला जो सर्ग है वो चिंता है और अंतिम है आनंद। कौन सा है? पहला क्या है? चिंता, अंतिम कौन सा है? आनंद है। पहला पूछ सकता है, अंतिम पूछ सकता है। पहला चिंता है, अंतिम कौन सा है? आनंद। 15 इसमें सर्ग थे। ठीक है, अगर इस पूरे आपको महाकाव्य की या इस टॉपिक की अगर PDF की आवश्यकता है ना, तो आप मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और स्थान लिख करके। ठीक है, 9813395220 पे, इस पे आप अपना व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए अपना नाम, स्थान और हिंदी महाकाव्य नाम से अपना मैसेज डाल दीजिए, तो आपको PDF है इस पूरे टॉपिक की मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला चिंता है, अंतिम आनंद है। ठीक है, 2 बातें हैं। और आगे चलते हैं। उर्वशी, उर्वशी रामधारी दिनकर जी का महाकाव्य है। किसका है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है? महाकाव्य है। इसकी रचना हुई थी 1961 ईस्वी में। ये राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान जो है, राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान है वो रचना है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। ये प्रेम और सौंदर्य पर आधारित काव्य है, महाकाव्य है। काव्य कह दो, महाकाव्य कह दो, तो महाकाव्य है ये। ठीक है, और दिनकर जी को इसमें सबसे बड़ी बात यही थी, इसमें देखो राष्ट्रवाद और वीररस की प्रधानता होने के कारण ही इसको क्या कहा, दिनकर जी को उर्वशी रचना पर 1972 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पुरस्कार मिलते हैं ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पुरस्कार है, उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, बाकी आपके जो सुझाव है, कमेंट है, उनका भी हम इंतजार करेंगे, आप किस तरह की जो हमें उम्मीद करते हो। दिनकर जी को उर्वशी रचना पे 1972 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था। ठीक है, आगे है, हम बात करते हैं। ये तो संस्कृत के महाकाव्य है कुछ एक, मैं इनके बारे में सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे। ये हिंदी के महाकाव्य थे, मुख्य लगभग इसमें आ गए हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने आपको बता दी थी। अब संस्कृत महाकाव्य भी बात कर लें। हम संस्कृत की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारी जो हिंदी है ना, इसका जो जन्म है वो यहीं से हुआ है, संस्कृत से। अगर हिंदी के विकास की अगर बात करें, सबसे पहले तो आई थी संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश के थोड़े दिन बाद अवहट नाम से भी इसको जाना जाने लगा। उसके बाद आधुनिक हिंदी भाषा है वो अस्तित्व में आई, यानी जो आधुनिक हिंदी हम पढ़ रहे हैं लगभग 1900 ईस्वी से अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इसका जो रूप है, संस्कृत से लेकर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक इसका जो रूप है वो चलता रहा था। यानी इसकी अगर आदि जननी हिंदी की अगर बात करें तो संस्कृत है। ठीक है, अगर हिंदी की नानी कहें, हिंदी की नानी कौन है, कहाँ से इसका जन्म, इसका कहाँ से चली आ रही है, तो संस्कृत है भी, वो भी वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में ही हमारे जो वेदों की रचना हुई थी, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखा गया था हमारा संस्कृत में, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। महाकाव्य अगर बात करें, संस्कृत के महाकाव्य कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रामायण है, इसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। और संस्कृत भाषा, यहाँ मैं संस्कृत भाषा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी के थे, ये कुछ एक संस्कृत के हैं। ठीक है, रामायण की रचना किसी वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा। ये बिल्कुल ईजी, आपको पता है, मैं सिर्फ टाइम नहीं लगाऊंगा आपका। यहाँ देखिए बुद्ध चरित रचना है, बुद्ध चरित अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्व घोष के द्वारा। कुमार संभव रचना है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अश्व घोष की रचना किसके द्वारा, सॉरी, कुमार संभव की रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास के द्वारा। और कालिदास की एक और रचना है रघुवंश, किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंश रचना किसकी है? कालिदास की है। शिशुपाल वध माघ की रचना है, किसकी रचना है? माघ की। क्या है? शिशुपाल वध किसकी है? माघ की रचना है। आगे है नेषधीय चरित्र या चरित्र, नेषधीय चरित्र, ये किसकी है? श्रीहर्ष की है। किसकी है? श्रीहर्ष की है। आगे है किरातार्जुनीय, भारवी की रचना है। किसकी रचना है? भारवी की। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। और ये जो 5 है ना, कुमार संभव, रघुवंश, शिशुपाल, नेषधीय चरित्र और किरातार्जुनीयम, ये रचना है। इन 5 को पंचम काव्य भी कहा जाता है। पंचम काव्य या इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जीके की दृष्टि से भी और हिंदी साहित्य के जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे जरूर भी एक क्वेश्चन है कि कुमार संभव, रघुवंश, शिशुपाल वध, नेषधीय चरित्र और किरातार्जुनीयम, ये इनको क्या कहा गया है? पंचम काव्य या पंच महाकाव्य भी इनको कहा गया है।
पंच महाकाव्य। तो 5 ये महाकाव्य थे, इनको एक ही श्रेणी में रखा गया है, इनको पंच महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी साहित्य से संबंधित एक टॉपिक जो आपके आने वाले हरियाणा के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। तो हिंदी महाकाव्य से संबंधित ये टॉपिक रहा था। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर के आए। हिंदी साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं या आपको व्याकरण के किसी टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप हमें ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।